Assalamu alaikum. This is Zara Shafiq and you're watching PSL Special 2025 for commentary box. And yesterday we witnessed the first qualifier of the HBL PSL edition 10 where Quetta Gladiators defeated Islamabad United by 30 runs to reach in the final, while Islamabad is still hoping to get in the final as well. What are their chances? We'll definitely talk about that too. But today another big game is coming up. An eliminator match will be played between Karachi Kings versus Lahore Qalandars, and we will get to know from our panelists who they think gonna win today. So let's begin our discussion. Today I am joined by senior sports journalist Asghar Azim. Asghar, welcome to the show. Thank you. And today I am also joined by cricket analyst Hashir Khattak. Hashir, welcome to the show as well too. Thank you so much. ठीक है, तो असगर आपसे मैं आगाज़ करूंगी। बड़ा ज़बरदस्त मौका था, इस्लामाबाद के पास डायरेक्ट टिकट मिल जाता फाइनल्स का, लेकिन गवा दिया। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि मौका मिल जाता, और ख़ासकर जब मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि जब हमारे जो कप्तान हैं नेशनल टीम के अली सलमान आगा, जब वो बैटिंग कर रहे थे और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और मैंने पीएसएल में पहली बार देखा कि सलमान अली आगा इतने ज़्यादा खुलकर परफॉर्म कर रहे हैं, और एक उम्मीद जाग गई थी कि इस्लामाबाद इसको फिनिश करेगा। लेकिन फिर उनके आउट होने के बाद जो है इस्लामाबाद बिल्कुल बैकफुट पे चला गया और कोयटा जो है वो हावी होती गई। वैसे तो देखा जाए तो मैच कोयटा के लिए भी कुछ ज़्यादा अच्छा उसका आगाज़ नहीं हुआ था, और 68 रन पे उनकी 3 बड़ी विकेटें गिर गई थी, और तीनों वो विकेट थी जो परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। उसके बाद यकीनन फिर चौथी और पांचवी विकेट गिरी, और छठी विकेट की पार्टनरशिप जो हुई उसने कोयटा को जिला बख्शी, और 90 रन से ज़्यादा की वो पार्टनरशिप थी, जिसके बाद स्कोर 209 पे गया। लेकिन इस पूरे खेल में मैंने एक चीज़ देखी कि उसमें फ़हीम अशरफ बड़े गुड लक रहे। हाँ। और उनका लक ऐसा था कि वो जब आते कोयटा के लिए वो कोई ना कोई ऐसा काम कर जाते थे जिसका बेनिफिट कोयटा को मिलता था। बैटिंग में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की, 50 से प्लस स्कोर किया, और फिर बॉलिंग में भी जो है उन्होंने अपने 3 ओवर में 2 विकेटें ली। तो मैं समझता हूं कि फ़हीम जो थे वो इनका टर्निंग पॉइंट है, इनका मैन रोल, ट्रम्प कार्ड साबित हुए ना। ट्रम्प कार्ड भी हम उसको कह सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कल का दिन फ़हीम अशरफ के लिए था। और लेकिन ये बात भी देखनी होगी कि इस्लामाबाद ने गलतियां कहाँ की। जहां कोयटा ने गलतियां की, जाके फील्डिंग में उन्होंने देखा कि आपने हसीबुल्ला को कि वो कीपिंग में वो काम नहीं कर सके जो उनको करना चाहिए था। 2 दफ़ा उन्होंने वाज़ेह तौर पर बॉल को मिस किया और को नहीं पकड़ सके। एक दफ़ा दोनों स्टंप मिस हुआ और फिर रनआउट मिस हुआ। तो मैं समझता हूं कि हसीबुल्ला ने गलती की या कोयटा वहाँ गलती करता आ रहा था। तो साथ साथ इस्लामाबाद ने भी जो है वो बहुत सी गलतियाँ की, बॉलर्स को भी सही यूज़ नहीं किया गया, और बिटर ने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई और आने जाने में जो है ना वो ज़्यादा वक्त लगाया कि चले जितनी देर विकेट पे ठहरते हैं उससे जल्दी जाने में लगाई। तो मेरा ख्याल है कि अब इस्लाह करनी होगी, अपनी गलतियों को देखना होगा इस्लामाबाद को, क्योंकि एक चांस है उनके पास। आज जो जीतेगा उससे वो कल खेलेंगे और फिर फाइनल में पहुंचने के इम्कान अभी मौजूद हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी होपफुल हैं और यही कह रही हैं कि अभी हम दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं। तो हाशिर, आपको क्या लगता है इस्लामाबाद कल कहाँ कमज़ोर नजर आई? क्योंकि शादाब खुद भी कह रहे हैं कि जो हमारी बॉलिंग थी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से हम करवा नहीं सके। ज़ारा, मेरा ये मानना है कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड को कल उनकी ओवर कॉन्फिडेंस मार गई है। क्योंकि वो, अगर हम लोग बात करें तो मैच के पहले पार्ट में उन्होंने एक टाइम पे स्कोर कंसीड किए, पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग की, फिर बीच में रन्स खाए, फिर दोबारा जो है वो कम बैक किया। लेकिन जिस लास्ट में जिस अंदाज में उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की, और क्रेडिट, जैसे बिल्कुल असगर ने बात की कि क्रेडिट जो है वो फ़हीम अशरफ को जाता है, और उनके साथ दिनेश चंदीमल को भी जाता है कि उन्होंने जिस तरह जो है वो टीम की जो नैया थी वो उनको उसको पार किया, और आखिर में जिस किस्म की उन्होंने पावर हिटिंग की, बिल्कुल क्रेडिट उनका बनता है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें, उनके बॉलर्स की बात करें, तो उनके बॉलर्स ऐसे लग रहा था जैसे वो डेप्थ में बॉलिंग करना भूल गए हैं, या उनको आती नहीं है, या उनको सिखाई ही नहीं गई है। वो स्लॉट्स में बॉलिंग करते रहे जिस स्लॉट्स में बैट्समैन जो है वो चाहते हैं कि उनको बॉल करवाए जाए, और जो हिट भी बॉल्स थी वो करवाई गई, और स्कोर जो है वो 210 तक पहुंचाया गया। उसके बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो देवर
टू मच कॉन्फिडेंट कि हम लोग जो ये चीज़ जो है वो आराम सुकून से कर लेंगे। लेकिन सही। शायद कुदरत को कुछ और मंज़ूर था और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एट हाँ। द एंड जो है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज़ को जो है वो अपने नाम किया, विक्ट्री को अपने नाम किया और फाइनल में क्वालीफाई किया उन्होंने किए। ठीक है, यानी कि लेकिन आप दोनों तो दे रहे हैं क्रेडिट फ़हीम अशरफ को, उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग में ज़रूर अपना जादू जगाया है, लेकिन सरफराज अहमद किसी और को दे रहे हैं क्रेडिट। अब वो किस दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तो जनाब, ब्रेक से पहले मैं यही बात कह रही थी कि क्रेडिट तो आप दोनों दे रहे हैं फ़हीम अशरफ को, लेकिन सरफराज ने सारा क्रेडिट दे दिया है सऊद शकील को। असगर, इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि सरफराज अहमद सऊद शकील की कैप्टेंसी के गुण गा रहे हैं। देखिए, यही मैनेजमेंट का कमाल होता है कि वो अपने कप्तान को बैकअप करे, उसको सपोर्ट करे। मैंने कल भी ये बात की थी कि जब कोयटा हार गया और उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डाउन हुई, तो सरफराज फ्रंट पे आए, उन्होंने सऊद की वकालत की, टीम को बूस्टअप किया और एक उनकी हौसला अफजाई की, जिसके बाद वो टीम दोबारा जेल होने के बाद फिर अब तक जो है वो नाकाबिले शिकस्त है। और कल की जहाँ तक बात है, देखें, सरफराज 3 बार के फाइनल खेले हुए हैं, 8 मैच सीजन में वो कप्तान रहे हैं और कोयटा ग्लिटर्स की बुनियाद हैं वो उन चीज़ों को समझते हैं। और कल आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी सरफराज ही आए और उन्होंने सऊद को नहीं भेजा। अमूमन ऐसा होता है कि जब इस तरह शानदार कामयाबी हो तो कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आता है, बट सरफराज खुद आए और उन्होंने आके फिर अपनी टीम को ना सिर्फ बैकअप किया, उनको सपोर्ट किया, बल्कि सऊद की उन्होंने तारीफ भी की। और यकीनी तौर पर सऊद की कप्तानी में थोड़ी बेहतरी आती जा रही है। कल जिस तरीके से उस्मान तारिक को उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम पॉइंट था जब उनको जो है आखिरी ओवर, सेकेंड लास्ट ओवर दिया गया और ये कहा गया कि जनाब ये है, और अब मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा नहीं 2-3 छक्के खा ले उस्मान तो जो है मैच ही हाथ से निकल जाए। और मैं खुद इस बात पे बड़ा हैरान था कि इस मौके पे उस्मान को क्यों लेकर आए, लेकिन सऊद का एतमाद था अपने बॉलर पे और बॉलर उनके एतमाद पे पूरा उतरा। अच्छा, बॉलर पे तो एतमाद है, लेकिन उनको खुद पे ही बहुत ज्यादा एतमाद है, क्योंकि वो ओपनर भी आ जाते हैं, फिर वो बॉलिंग भी करवाते हैं। वो बीच में आई थिंक चौथा या 5वां ओवर कराने के लिए वो आए थे और उसके बाद उन्होंने शायद 20 या 22 रन उसी ओवर में या 18 रन दे दिए थे। तो उसके बाद उन्होंने अपने रियलाइज़ किया कि शायद मैं गलत आ गया और वो बैक पर चलेगा और उन्होंने फिर अपने रेगुलर बॉलर का इस्तेमाल किया। तो मैं समझता हूं कि सऊद शकील की कप्तानी में बेहतरी आती जा रही है और सरफराज का उनको बैकअप करना, मैं तो कहता हूं कि हर फ्रेंचाइजर को, हर मैनेजमेंट को अपनी टीम को ऐसे ही बैकअप करे जिस तरह से सरफराज कर रहे हैं। ये भी एक मिसाल है। यानी कि जो कोयटा परफॉर्मेंस दे रही है उसके बैक हैंड में सरफराज मौजूद हैं, इसी वजह से परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। हाशिर, आप इस पर क्या कहेंगे? एंड सेकेंडली मेरा आपसे यही सवाल है कि आपको लगता है कि फाइनल में भी सऊद शकील को एज अ ओपनर जाना चाहिए? सऊद शकील की अगर हम बात करें तो सऊद शकील मेरा ये मानना है कि अगर वो एज अ ओपनर नहीं खेलते तो नीचे वाली जो बैटिंग लाइनअप है उसमें फिट शायद ना हो पाए, क्योंकि नीचे की बैटिंग पावर प्ले में वो इतने बड़े हिटर तो है नहीं कि वो स्लॉगिंग कर सकें या बहुत बड़ी बड़ी हिट मार सकें। तो पावर प्ले उनके लिए एक आइडियल जो है वो जगह होती है कि वो सर्कल आपने जो है वो उसको पार करना होता है। तो पावर प्ले के अलावा सऊद शकील के पास कोई ऑप्शन नहीं है और मेरा ख्याल है कि ठीक है उनकी परफॉर्मेंस इतनी को खास बैटिंग में नहीं रही है, लेकिन एटलीस्ट वो फिन एलन चूंकि उनके साथ खेलते हैं, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेलते हैं, तो फिन एलन के साथ जो है वो एंकरिंग का रोल प्ले कर रहे होते हैं और वो अभी तक जो है वो ठीक चल रहे हैं। और जहां तक उनकी परफॉर्मेंस की बात है तो अजहर ने जो है वो पिन पॉइंट बात की कि उनकी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन जो है वो डे बाय डे इंप्रूव होती जा रही है। उनमें उनमें अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। जब उनकी टीम को मार पड़ रही होती है, हमने ऐसे भी मैचेस देखे हैं जब मार पड़ रही थी तो वो खुद आए और उन्होंने आउट भी किए। उन्होंने जो बैट्समैन मार रहा था या जो पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी उसको ब्रेक भी किया और कल फिर जिस अंदाज में उनका एक बेहतरीन कैच उन्होंने पकड़ा, खुद जो है वो फील्ड में भी एग्रेसिव नजर आए, कप्तानी में भी हमें काफी एक्टिव नजर आए। तो बिलाशुबा सरफराज को भी इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि सरफराज खुद इस पोजीशन से जो है वो उठ कर गए हैं, खुद इस मकाम पर रहे हैं, तो उनको आइडिया है कि जब एक कप्तान नया डेवलप हो रहा होता है तो उसके ऊपर किस किस्म का प्रेशर होता है
वो क्या चीजें फील कर रहा होता है, उसको क्या कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में सरफराज का क्वेटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट में होना, क्वेटा ग्लैडिएटर की अपनी टीम के लिए बहुत बेहतरी की बात है। और सऊद शकील की एज इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर भी हाँ ग्रूमिंग के लिए सरफराज काफी एक्टिव जो है वो रोल प्ले कर ठीक सकते है, हैं, यानी कि आप यही कह रहे हैं ना कि कोयटा ने तो अपना रास्ता बना लिया है, फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन इस्लामाबाद को क्या हो गया है, खास शाह की बॉलिंग को क्या हो गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट भी साथ होंगे, बट राइट आफ्टर दिस। Welcome back. So another exciting game is coming up today. It's Karachi versus Lahore और मेन चीज़ ये है कि ये एक एलिमिनेटर है। तो क्विकली जान लेते हैं इमरान लतीफ़ से, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर से, कि क्या वाइब्स हैं आज के मैच के एतबार से। मुझे बताइएगा कि ओवरऑल आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं, फैंस कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? बिल्कुल, कल से लाहौर में पीएसएल की वापसी हो चुकी है। पहला जो प्लेऑफ मैच खेला गया, कल कोयटा ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद की टीम को कल शिकस्त हुई है। कोयटा की अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, 209 रन्स का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम हासिल नहीं कर पाई। इसके साथ साथ अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की जानिब से इख्तितामी ओवर्स में कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया गया। तकरीबन आखिरी 5 ओवर्स में देखा जा सकता है कि 70 रन से ज़ायद का स्कोर पड़ा। तो इस हवाले से जिसकी वाइज जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम थी स्कोर बोर्ड पर बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुई, जिसकी वजह से जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बैटर्स ने भी काफ़ी हद तक कोशिश की इस चेज़ को चेज़ किया जाए टोटल को, मगर इसमें नाकामी का सामना रहा। तो यूँ जो अभी भी एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास मौका है कि वो एलिमिनेटर 2 का कल जो मैच आज जो टीम एलिमिनेटर 1 में फाते होगी उसे खेलेगी, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास मौका है कि कल का मैच जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दे। अगर हम कल के मैच की बात करें तो कल लाहौर में जो क्राउड है वो ऐसा कोई काबिल ज़िक्र नहीं आ सका। जिस तरह से लाहौर के बारे में हम बात करते रहे कि लाहौर में खासी बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट मैच देखने आते हैं, मगर लाहौर में कल ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन आधे से ज़्यादा स्टेडियम कल लाहौर में खाली देखा गया। को तवक्को ये की जा रही थी कि पाक भारत कशीदगी के बाद, जंग के बाद, रुकने के बाद दोबारा जब पीएसएल वापस आया तो लाहौर में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद होगी, मगर उस तरह से शायकीन क्रिकेट नहीं आ सके। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस तरह से पीएसएल की सही से मार्केटिंग नहीं कर पा रहा कि शायकीन क्रिकेट इतनी बड़ी तादाद में पूरे पीएसएल में नहीं आए, सिर्फ लाहौर के मैचेस में आ रहे थे। बिल्कुल इमरान, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद के पास तो भी एक चांस बरकरार है, लेकिन कराची और लाहौर के पास अब कोई चांस नहीं है। हाशिल, मुझे बताइएगा कि आज के मैच को आप कैसे देख रहे हैं, बिकॉज जाहिर है दोनों टीम्स के लिए डू और डाई सिचुएशन। ज़ारा, मैं समझता हूँ कि कराची ने जो गोल्डन चांस मिस किया है दूसरे नंबर से अचानक जो है वो तीसरे नंबर पर आए, तो ये उनके माइंड में थोड़ा बहुत जरूर होगा, क्योंकि काफी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे इस मैच से पहले। और उनको इस मैच में टोटल 204 रन बनाने थे, 200 एक बड़े टारगेट के जवाब में। लेकिन चले चांस मिस हो गया। अब जो है वो एक नॉकआउट स्टेज आ गया है, तो कराची जो है वो अपने तमाम जो प्रोज और कॉन्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेगी। और उनकी टीम की अगर बात करें तो उनकी टीम में बैटिंग में भी उनके पास डेविड वार्नर है, टिम साइफर्ट जो है वो वापस आ गए हैं, जेम्स विंस जो है वो 374 रन बना चुके हैं, टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं। उसके अलावा अब्बास आफरीदी उनके पास है जो टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। तो उनकी टीम जो है वो बैलेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कराची के पास चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके एज कम्पेयर टू लाहौर कलंदर्स में। थोड़ा सा कराची को एज इस वजह से दूंगा कि कराची ने जिस किस्म की क्रिकेट लास्ट कुछ मैचेस में खेली है, तो उनकी जो टीम है वो एक रिदम है, एक मोमेंटम जो है वो उनका चल रहा है लास्ट मैच की परफॉर्मेंस को निकाल के। उसके अलावा जो मैच परफॉर्मेंस है तो उनकी टीम जो है उनका मोरल हाई है, कॉन्फिडेंस हाई है, उनके पास जो है वो प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं। यानी कि भाई आप कह रहे हैं कराची किंग्स के पास ज्यादा एज मौजूद है, तो आपका पॉइंट आ गया। असगर, आपको क्या लगता है वार्नर वर्सेस शाहीन, और जो लास्ट मैच हुआ था उसमें शाहीन ने कहा था हम इनको देख लेंगे सेमीज में, लेकिन जाहिर है अब एलिमिनेटर है। देखिए, नो डाउट बड़ा मैच है आज। कराची किंग और लाहौर, ये सिर्फ प्लेयर्स के दरमियान नहीं बल्कि दो शहरों के दरमियान
एक बड़ा मैच है, दोनों रिवायती तौर पर एक दूसरे के हरीफ भी हैं और हलीफ भी हैं। और देखना ये है कि आज जो क्राउड आएगा, मुझे यकीन है आज स्टेडियम फुल होगा। मेरे दोस्तों ने कहा कि कल स्टेडियम फुल नहीं था, तो मेरा ख्याल है कि कल 60% स्टेडियम वाकई खाली था, लेकिन शायद गर्मी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि स्टेडियम मुकम्मल तौर पर जैम पैक होगा। दो बड़ी टीमें आमने सामने होंगी। कराची किंग को जो एज हासिल है वो बिल्कुल हासिल है, उसके पास इस टूर्नामेंट के कामयाब तरीन बॉलर और बैटर मौजूद हैं। लेकिन लाहौर को हल्का ना लें, क्योंकि लाहौर अपने ग्राउंड में अपने घर पे ये मैच खेलेगी और शाहीन पे पूरी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी टीम को जो है फाइनल तक लेकर जाए। और यकीनी तौर पर मुझे लगता है अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि शाहीन पे जिम्मेदारी तो होगी, लेकिन हारिस को कंट्रोल कौन करेगा, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। लेकिन पहले मैं जाऊंगी इमरान की तरफ और उनसे जानना चाहूंगी कि ओवरऑल वो क्या वाइब्स देख रहे हैं आज के मैच के एतबार से। यकीनन लाहौरी तो फुल सपोर्ट करे और बिल्कुल, आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का बड़ा मैच खेला जा रहा है। एलिमिनेटर 1 मैच है। इस हवाले से अगर बात करें शायकीन क्रिकेट की, तो शायकीन क्रिकेट की आज बड़ी तादाद एक्सपेक्ट की जा रही है। कल की निस्बत आज उम्मीद की जा रही है कि शायकीन क्रिकेट जो है बड़ी तादाद में आज का मैच देखने के लिए आएंगे, क्योंकि उनकी अपनी टीम लाहौर कलंदर्स का मुकाबला हो रहा है कराची किंग्स के साथ। दूसरी जानिब अगर हम लाहौर कलंदर्स की टीम की बात करें, तो लाहौर कलंदर्स के इनफॉर्म बैट्समैन ख़ास तौर पे फ़खर जमान है, नईम है, इसके साथ साथ जो दीगर बैट्समैन हैं लाहौर कलंदर्स के लिए खासे मावन साबित हो रहे हैं उनकी जीत के लिए और बड़ा स्कोर करने में। देखा यही जा रहा है कि लाहौर कलंदर्स के जब दोनों ओपनर्स में से एक ओपनर स्कोर कर रहा है, तो लाहौर कलंदर का जो टारगेट है, उनका जो चेस करने का, हदफ करने का जो तरीका है, तो वो बेहतर होता है। तो उम्मीद की जा रही है कि लाहौर कलंदर्स आज भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा। मगर दूसरी जानिब जो टेल है, मिडल ऑर्डर की हम बात करें, तो ना ही उनके पास सिकंदर रजा आज दस्तयाब होंगे, इसके साथ ना ही सैम बिलिंग्स होंगे। इन दोनों को अगर हम इनिंग्स को देखें, तो PSL के गुज़िश्ता मैचेस में इन दोनों ने लाहौर कलंदर्स के लिए अच्छा स्कोर करने में बेहतरीन इनिंग्स के लिए, तो लाहौर कलंदर्स को इनकी कमी का सामना होगा। दूसरी जानिब अच्छी खुशखबरी भी है लाहौर कलंदर्स के लिए कि उनके जो रिशद हैं उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है, तो लाहौर कलंदर्स की टीम के लिए अब एक होम क्राउड का एडवांटेज हासिल होगा। दूसरी जानिब अगर हम कराची किंग्स की बात करें, तो कराची की टीम भी अच्छी है, ख़ासतौर पर हसन अली जैसे उनके पास बॉलर है, इसके साथ साथ डेविड वार्नर है, टिम साइफर्ट है, तो टीम कराची की भी अच्छी है और आज शायकीन क्रिकेट को अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। टीम दोनों बड़ी जबरदस्त हैं और फैंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और मजे की बात यह है कि जो लास्ट 5 मैचेस हुए हैं उसमें कराची को एज हासिल है, लेकिन होम क्राउड की जो सपोर्ट है आज वो लाहौर के साथ होगी। तो कुछ मजीद भी बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो जनाब, आज जो बड़ा मैच हो रहा है उससे मुतालिक ही हम बात कर रहे हैं। असगर, मुझे ये बताइएगा, दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज किस टीम का दिन होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि आज कलंदर शायद कराची को बीट करे। अच्छा। वैसे ये चांस तो बहुत कम है। मैं 60-40 का रेशो रखता हूँ, 60 कलंदर, क्योंकि उसको होम एडवांटेज हासिल है। और मेरा ख्याल है आज हारिस को भी थोड़ी सी अकल आएगी और शायद वो कम रन देकर अच्छी बॉलिंग करें। और लाहौर में उनका रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एज लाहौर को हासिल है, तो 60% लाहौर और 40% जो है वो कराची को देता हूँ। असगर, लेकिन अगर हम देखें ना, तो जो स्टैट्स हमारे सामने आए हैं उसमें से लास्ट जो 5 मैचेस हैं उसमें से 4 कराची जीता है। फिर इन दोनों के दरमियान 22 मैचेस वैसे हुए हैं, 14 कराची जीता है, 7 लाहौर जीता है। तो यकीनन थोड़ा एज तो हासिल है। और मैं चाहूंगी कि हाशिर भी मुझे इस सवाल का जवाब दें। बात हो रही है, रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, आज के दिन की बात कर रहा हूँ। आज जो है कंडीशन वो लाहौर के हक में जाता हुआ नजर आता है। सही। क्या हाशिर, आपको भी ऐसा लग रहा है कि आज लाहौर का दिन है? मैं थोड़ा सा असगर से इख्तिलाफ करूंगा। मुझे ऑन द कार्ड जो है वो कराची की टीम एज कम्पेयर टू लाहौर ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। और यस, असगर की बात बिल्कुल ठीक है कि लाहौर को थोड़ा सा होम क्राउड का जो एडवांटेज है वो हासिल है, और लाहौरी जरा अपनी टीम को सपोर्ट करने के मामले में थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव भी है कराची के मामले में। जज्बाती भी है, जज्बाती क्रिकेट जज्बाती बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरा ये भी है कि कराची जिस किस्म की क्रिकेट खेलता आ रहा है
और कराची की टीम के प्लेयर्स की जिस तरह हमने पहले भी बात की, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, तो इसलिए मैं एज दूंगा कराची को लाहौर के हाँ। ऊपर। और लेकिन अल्टीमेटली टीम वही जीतेगी जो ग्राउंड में परफॉर्म करेंगी। और लाहौर के पास भी नो डाउट प्लेयर्स ऐसे मौजूद हैं, फखर जमान जैसा प्लेयर मौजूद है जो सिंगल हैंडेडली आपको अगर हाँ। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2022 या 23 में जो आपको मैच जितवा सकता है, हाँ। तो वो कि अपने दिन के मौके पर जो है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो अगर हम लोग टीम की बात करें, टीम बैलेंस की बात करें, तो कराची की टीम मुझे लगता है कि ज्यादा बैलेंस है एज कम्पेयर टू लाहौर। तो मैं जो है वो कराची को सपोर्ट करूंगा। ठीक है, यानी कि आप कराची को सपोर्ट करें और आपको लग रहा है कि आज लाहौर मेन किरदार जीतने है वाला प्ले है। ऑफ का, प्ले पावर का, जो प्ले पावर पर खेल गया ना, बस वही सही है। चले ठीक है जी, आपका भी जवाब आ गया है। और मैं देखती हूँ कि जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, वो हमारे करंट क्रिकेटर्स पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं आजकल। बासित अली ने अगेन जी शादाब की परफॉर्मेंस पे भी सवालात उठाए हैं, उनकी सिलेक्शन पे भी सवालात उठाए हैं। फिर वो ये भी कह रही हैं कि माइक हैसन इस्लामाबाद को नहीं जितवा सके तो वो पाकिस्तान की टीम क्या बनाएंगे। देखिए, बात यह है कि माइक हसन के बारे में बासित भाई की अपनी ऑब्जर्वेशन, उसका एहतराम है। हाँ। लेकिन ये जो टीम है ना, ये वाकई हेड कोच नहीं बनाई है। मैं कल भी ये बात कह रहा था, आज भी कह रहा था। सिलेक्शन कमेटी जो कि अभी तक वेबसाइट पर नज़र आती है, वो सिलेक्शन कमेटी प्रैक्टिकली मुझे वर्किंग में नज़र नहीं आई। और यही इसलिए मैं कह रहा था कि सिलेक्शन कमेटी कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने सिलेक्शन कमेटी के 3 मेंबरान को मैसेजेस किए हैं और उनसे पूछा है कि भाई क्या आपसे मुशावरत हुई है, तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। और इसका मतलब ये है कि ये टीम वाकई ही माइक हसन ने बनाई है। और फिर इसमें इस्लामाबाद का इनपुट ज़्यादा है, क्योंकि 3 बड़े लोग जो हैं, जो कि एक चीमा साहब हैं, खुद माइक हसन है, और फिर 2 कप्तान और नायब कप्तान, तो ये 4 बंदे तो खुद इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि टीम जो बनी है, इस पे जो तनकीद की जा रही है, खासकर ठीक है अस्कर, आपका पॉइंट आ गया है। मेरे पास जरा वक्त की कमी का मुझे सामना है, तो मैं हाशिर का भी पॉइंट लेना चाहूंगी। हाशिर, ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज अभी कामरान अकमल ने भी यही बात की है कि हमने 5 ओपनर्स खिला लिए हैं, टोटल 8 बैट्समैन हैं, तो 3 मैच खेलने हैं, 300 मैच तो नहीं खेलने हमने। देखिए, बिल्कुल अजहर ने बात बिल्कुल ठीक की है। और माइक हैसन जब आए हैं, उन्होंने जो रोल संभाला है, तो उसी शर्त पे संभाला है कि उनको वो राइट्स चाहिए जो कोच के पास होते हैं, जो पिछले कोच से आकिब जावेद साहब ने ले लिए थे, अपने पास रख लिए थे और फिर बाद में खुद एंजॉय करते रहे, एज ए सेलेक्टर भी, एज ए कोच भी। तो माइक हैसन आए ही इस शर्त पे है कि मुझे टीम सिलेक्शन में पूरा इख्तियार चाहिए, मैं जिस लड़के को टीम में रखना चाहूँ, मुझे वो लड़का टीम में चाहिए। और उनको वो इख्तियार दे दिया गया है, बहुत पहले ही बहुत क्लियरली वाज़ेह कर दिया गया है। और मेरे ख्याल में होना भी यही चाहिए कि कोच के पास होना। जहाँ तक कामरान अकमल की बात है, तो देखिए, ये वो लड़के हैं जो परफॉर्म करके आ रहे हैं। साहबजादा फरहान है, काफी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, इस वक्त भी पीएसएल के टॉप स्कोरर हैं, डोमेस्टिक में भी टॉप स्कोरर रहे हैं। उसके अलावा हारिस है, हारिस को आपने फ्यूचर में रखा हुआ है, तो ठीक है, आप उसको 1-2 सीरीज और भी दे दें। उसके अलावा बाकी भी जो बैट्समैन हैं वो परफॉर्म करके आ रहे हैं। अगर आपके पास इस वक्त तक कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर T20 का बैट्समैन नहीं है, कि आप ये कह रहे हैं कि मेरिट की बुनियाद पर ही सिलेक्शन हुई है, ऑल्दो इस सिलेक्शन पर बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं। नहीं, ज़रा मेरिट की बुनियाद पे नहीं हुई है, यहाँ पे दोहरा म्यार है। किसी को पीएसएल की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट कर लिया, किसी को अपनी मर्जी से कर लिया, और जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया, जैसे सुफियान को। ठीक है असगर, आपका पॉइंट आ गया है। होपफुली जिनकी सिलेक्शन हुई है वो परफॉर्म कर दें, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस नहीं आई है तो फिर शायद दोबारा से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आज के मैच की बात है तो मुझे ये लगता है कि एक ज़बरदस्त मैच शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगा। असगर अजीम, इमरान लतीफ़ और हाशिर खटक मेरे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।